Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha Years Academy, and we are at the lecture number 14. Now, what we have been discussing for quite some time is how agriculture is done and how to improve agriculture. What are MSPs? What are subsidies? What are the kind of altercation we are having with the WTO, that is World Trade Organization. अब क्या है कि हमने खेती बाड़ी तो कर ली है, अब हमें खेती के नए आयाम के बारे में पढ़ना है, नई फील्ड्स के बारे में पढ़ना है कि हम भाई खेती को जो है ज़्यादा रिन्यूमरेटिव या ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा आपका उस सवाल का बहुत अच्छा जवाब है फूड प्रोसेसिंग से। भाई अगर आप टमाटर सिर्फ टमाटर बेचेंगे तो 30 रुपए किलो बेचेगा, लेकिन उसी टमाटर की आप प्यूरी बना के बेचेंगे तो 100 रुपए की बिकेगी। उसी की अगर आप सॉस जैम बना देंगे तो वो और महंगा मिलेगा। ठीक है, तो दस फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी एमिनेंट थिंग, इट्स अ वेरी बडिंग सेक्टर। और ये एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो है एक बड़ी, जैसे साइबर लॉ एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है या उभरता हुआ क्षेत्र है, वैसे ही फूड प्रोसेसिंग जो है एक उभरता हुआ क्षेत्र है एग्रीकल्चर में। अब फूड प्रोसेसिंग होती क्या है भैया? देखो, फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स प्रोसेस अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री और फिशिंग, ये सब इज ट्रांसफॉर्म थ्रू अ प्रोसेस, जिसमें कि उस प्रोसेस में एम्प्लॉयज लगेंगे, पावर लगेगी, मशीन्स लगेंगी, मनी लगेगा, इन सच अ वे दैट इट्स ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज undergo a change and the transformed product has commercial value and is suitable for human and animal consumption। तो वो जो है ह्यूमन या एनिमल कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपने जो प्रोसेसिंग करी वो ह्यूमन या एनिमल कंजम्पशन के लिए फिट ही ना हो, तो आप उसे फूड प्रोसेसिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखो फूड प्रोसेसिंग होती कैसे है वैसे देखो, दो टाइप की लिंकेज होती है फूड प्रोसेसिंग में। एक तो होती है बैकवर्ड लिंकेज, एक होती है फॉरवर्ड लिंकेज। भाई बैकवर्ड लिंकेज में क्या हुआ, यहाँ पे फार्मर है, ठीक है, फार्मर्स यहाँ बहुत सारे, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई टमाटर उगा रहा है, कोई प्याज उगा रहा है, कोई पोटैटो उगा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये सब फार्मर्स जाते हैं कलेक्शन सेंटर, एक आपने कलेक्शन सेंटर बना दिया, ठीक है, जहाँ पे आप चीजें कलेक्ट कर रहे हो। अब आपने बहुत सारे कलेक्शन सेंटर बनाए, उस कलेक्शन सेंटर को आपने ट्रक में लोड किया या ट्रेन में लोड किया, आपने उसको भेज दिया कहाँ पे, जो होलसेलर है या मंडी में, एपीएमसी मंडी जो है, या किसी ट्रेडर के पास। ठीक है, ये बेसिकली आपका ये एक फूड पार्क मान लीजिए आप इसको, जो मेगा फूड पार्क होता है वो ये है। आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेगा फूड पार्क का, वो ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा भैया, आपका थोड़ा सा कोल्ड स्टोरेज होगी, फ्रोजन होंगे, चिलर्स होंगे। चिलर्स मतलब जो ठंडा कर सकते हैं। देखा आपने कि अगर आप किसी जिसको कि बहुत ज़्यादा, जैसे आइसक्रीम का अगर आप पार्लर में गए होंगे तो वहाँ चिलर्स रखे होते हैं। देन डॉक रूम होगा। यहाँ पे होता क्या क्या है, आपका आया सामान, ठीक है, उसको आपने एक जगह पे रखा, स्टोरेज में रखा, भाई उसकी वॉशिंग होगी, प्री कॉलिंग कूलिंग होगी, उसकी जो है स्टैंडर्डाइजेशन होगा, पैकिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, और उसी हिसाब से उसका आगे प्रोसेसिंग करके, ठीक है, सारे फूड प्रोसेसिंग प्लेयर यहाँ पे होंगे। अब आपने एक जो है, मान लिया मैं एक पोटैटो का एग्जांपल लेता हूँ, तो भैया ये एक फार्मर थे, इन्होंने पोटैटो उगाए, पोटैटो आपने यहाँ जमा कर दी कलेक्शन सेंटर पे, कलेक्शन सेंटर से पोटैटो आ गए आपके पार्क में या जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लेयर्स है। तो भाई पोटैटो से क्या हुआ, एक मकैन वाले को चला गया, मकैन वाले ने क्या किया कि उसकी आलू टिक्की बना ली। ठीक है, कुछ पोटैटो लेज वालों को चले गए, एक टाइप के पोटैटो, जिससे कि उन्होंने लेस के चिप्स बना दिए। अब क्या हुआ, वो सब पैकिंग वैकिंग हो गई, अब आगे भेज दिए उन्होंने। अब आगे कहाँ कहाँ भेजेंगे, जो फूड प्लेयर है रिटेल मॉल में, जो मॉल्स हैं या जो रिटेल, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, या आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट हो जाएंगे, जो डोमेस्टिक मर्चेंट है उसको दिए जाएंगे। तो यहाँ, और ये जो बंदे हैं आगे कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तो एंड कस्टमर आपका यहाँ है। तो देखें आप, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पहुंचने में कितनी सारी एक प्रोसेस है, और इसी को बोलते हैं सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो ऐसे फूड प्रोसेसिंग होती है। अब सप्लाई चेन होती है कैसे, देखो हमने आपको समझा दिया। देखो पहले इनपुट होगा, पहले आप खेती में कुछ देंगे, सीड बीड लगाएंगे, उस फर्टिलाइजर देंगे, तो उससे कुछ प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस को आप फिर प्रिक्योर करेंगे, स्टोरेज करेंगे, आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी, सेकेंडरी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आप उसे बेचेंगे, रिटेलिंग होगी। अब देखो प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होती है, आपके पास गेहूं है, आपने उसको ग्राउंड किया और आटा निकाल लिया, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है। ग्रेडिंग करना, क्लीनिंग करना, पाउडरिंग करना, रिफाइनिंग करना, ये सब जो है प्राइमरी प्रोसेसिंग में अंडर आता है। देन बात करते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग की। भाई आपने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दिया, आपने किया टमाटर से टमाटर प्यूरी बना दी, कॉफी से ग्राउंड कॉफी को पीस के ग्राउंड कॉफी बना दी,
मीट प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दिया, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रोसेसिंग। टर्शरी प्रोसेसिंग क्या होती है बेसिकली, इसमें आपके हाई एंड या हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे आपने क्या किया, जैम बना दिया, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स बना दिए भाई, आटे से आपने क्या किया, बढ़िया सी एक कुकीज़ बना दी चाय के साथ खाने के लिए, तो ये क्या हो गया आपका टर्शरी प्रोसेसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं लिंकेजेस की। भाई लिंकेजेस दो टाइप की होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, हमने आपको दिखा दिया। भाई बैकवर्ड कहाँ होगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा होगा। जैसे टमाटोज की अगर एग्जांपल लें हम, या पोटैटो का एग्जांपल लें, तो पोटैटो से जो चिप्स मेकर है, पोटैटो फार्मर से जो मैकेन है या चिप्स मेकर है उसके पास जा रहेगा। तो ये तो हो गई बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड में एंड आदमी कौन होगा, कस्टमर होगा। तो कस्टमर तक आप कैसे चीज़ अपनी पहुंचा रहे हो, वो आपकी फॉरवर्ड लिंकेज हो गई। अब भाई सिग्निफिकेंस क्यों है, भाई सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि आपको जो है एक कोई भी चीज़ देखो, जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। इसको जो है अगर समय रहते आपने प्रोसेस नहीं किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये खराब हो जाएगा। अब अगर खराब हो जाएगा फिर कोई फायदा नहीं। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आज ही के न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ें, ठीक है, अब ये लेक्चर बहुत लोग बाद में देखेंगे, बट मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। अभी जो सीजन है एप्पल टूट के जो है वो जम्मू एंड कश्मीर वैली से आ रहा है और वो एक्सपोर्ट होना है और देश में वितरित होना है। 5,000 ट्रक जो है जैम में फंसे हुए हैं। अब जो कश्मीर से ट्रक आ रहा है, और अब क्योंकि कश्मीर में अभी इतनी रेलवे पहुंची नहीं, अभी बनाया उन्होंने, बट देन जम्मू से क्या है डिस्ट्रीब्यूट होना है अलग अलग जगह। 5,000 ट्रक आपकी यही फंसे हुए हैं जाम में। अब क्या होगा कि अब एप्पल क्या है, एप्पल को भी अब कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। एप्पल भी एक पेरिशेबल आइटम है, एक टाइम के बाद खराब हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जब वो पेटी जम्मू तक पहुंच रही है सेब की, वो पेटी ही पूरी खराब हो जा रही है, सेब खराब हो जा रहा है, और एक पेटी जो है 2-2 3-3 हजार रुपए की है, और 2-2 3-3 हजार रुपए की है, तो भैया कितने का नुकसान होगा सोचो आप। ठीक है, तो क्या है कि सप्लाई चेन जो कि इंक्लूड करता है बैकवर्ड लिंकेजेस को एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को, दोनों को हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिग्निफिकेंस है, ताकि हम जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है पहुंचा सके किसके पास, कस्टमर तक, फूड वेस्टेज कम हो, क्योंकि शेल्फ लाइफ होती है, मैंने आपको बता दिया। देन जो है फार्मर्स को ठीक बेनिफिट मिल सके, कस्टमर को एक, जब अगर टाइम पे अगर प्रोडक्ट मिलेगा तभी कस्टमर मार्केट बनेगा। कॉस्ट सेविंग होती है अगर लिंकेज आपकी ठीक हो, भाई टाइम से यहाँ से निकला, टाइम से प्रोसेस हुआ, टाइम से कस्टमर के पास पहुंच गया, तो क्या वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब टाइम से पहुंचेगा और अच्छी चीज मिलेगी खाने के लिए, तो क्या होता है कि एक जो देखो प्रोसेस्ड फूड को लेके ना आगे हम पढ़ेंगे, एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड हर कोई नहीं खाता। ठीक है, आज के टाइम पे जब लोग इतना फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो प्रोसेस फूड की डिमांड जो है वो दो की बढ़ रही है, बट देन फ्यूचर जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या है प्रोसेस फूड के लिए लोग मना ही करते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट देन अगर हम उसके भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बना दें, भाई उसको हम ऐसे प्रोसेस करें कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स निकल जाए। भाई एप्पल से आपने एप्पल साइडर विनेगर निकाल दिया विद मदर कल्चर, भाई कितना अच्छा है, उसका हेल्थ बेनिफिट है अपना। तो ऐसे ही है जो है फिटनेस ओरिएंटेड अगर हम फूड प्रोसेसिंग कर सके, तो दैट हैज अ वेरी गुड मार्केट इन फ्यूचर, एंड दैट दैट विल सबसिस्ट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, देन चैलेंजेस क्या है लिंकेजेस पे, देखो यार, एक तो क्या है कि सीजनल है, सब्जी फ्रूट जो है सीजनल इन नेचर है। ठीक है, देन लोगों की छोटी छोटी होल्डिंग है, तो वो पहुंचा ही नहीं पाते, उनको कभी बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अच्छी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, एंड इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा है, बीच में बिचौलिए जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है। देन इंडस्ट्री जो है हाईली फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, और जो है फार्मर्स या प्रोसेसर जो है उनके पास इतना टेक्निक नहीं है या इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बड़े प्लेयर के साथ compete कर सकें। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन है, एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशन हैं, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो लेजिस्लेशन जो हैं आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो भैया फिर सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन डोमेस्टिक फूड लॉज जो है हमारे, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें समानता नहीं है। ठीक है, वो इन लाइन नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, तो हमें एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, और हमारे पास कोई एक रोबस्ट फूड टेस्टिंग नेटवर्क नहीं है। देखो भाई, फूड टेस्टिंग होना चाहिए, भाई फूड टेस्टिंग के नाम पे हमें बस फूड इंस्पेक्टर स्टेट में और फसाई है, फसाई अच्छा काम कर रहा है नो डाउट, पर देन हमें और रोबस्ट नेटवर्क चाहिए, क्योंकि ये जो है आने वाले टाइम पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है भाई फूड प्रोसेसिंग चाहिए, देखो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, भाई कितने लोग हैं, आप सोचो फार्मर था और एंड कस्टमर है, उसके बीच में फार्मर को वहां पे
उसको फार्म पे जो है उस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए लेबर चाहिए, चलो वो तो अलग बात ही, फार्मिंग में भी कर सकते हो, बट देन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कलेक्शन सेंटर, तो एक ट्रांसपोर्ट लगेगा, उसमें एक ड्राइवर होगा, उसके 2 हेल्पर होंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सॉर्टिंग करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए इंजीनियर्स लगेंगे, ऑटोमेशन करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर्स लगेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर्स लगेंगे, तो कितना चीज़ें, कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, एंड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एम है कि डबलिंग दी फार्मिंग इनकम बाय 2022, कर नहीं पाए, बट देन एक ना एक दिन तो हमें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें आपको अचीव करने के लिए ये मदद करता है। देन माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करता है, फूड वेस्टेज को रिड्यूस करता है, आपके जो ट्रेड है उसको बूस्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज में आपको मदद करता है। क्यों भाई, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतनी आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, माइग्रेशन को रोकता है। भाई जब अगर आप, भाई लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छी पैसा कमाने के लिए लोग जो है माइग्रेट करते हैं। किसी को कोई शौक नहीं है मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रहने का, बट देन लोग क्यों रहते हैं वहां पे, क्या ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्यों वहां पैसा अच्छा मिलता है, और जब आप पैसा अच्छा मिलता है तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब जो है छोटे छोटे, देखो एक जीरोडा के एक जो फाउंडर है निखिल कुमार जी, मैं उनका एक पोस्ट पढ़ रहा था ट्विटर पर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमारी सिटीज हैं वो इतनी ओवर क्राउडेड हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि स्मॉल सिटीज विद देयर इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज, ठीक है। आपको जो है जो टियर 2 सिटीज हैं, टियर 3 सिटीज हैं, आपको उन्हें दिल्ली मुंबई जैसा बनाना पड़ेगा। आपको जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा, वहां पे जो है आपको नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नेट पहुंचाना पड़ेगा, ताकि लोग वहीं से काम कर सकें। तभी आपकी जो मेन सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, वो खाली होंगी, नहीं तो वो तो भरती जाएंगी और उन पर जो है प्रेशर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। देन फूड इन्फ्लेशन कर्व करने में आपके काम आता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करता है। देन इट जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी होती है आपसे उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने एप्पल साइडर विनेगर का आपको एग्जांपल दिया। देन आप जो है क्वालिटी एंड टेस्ट को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको जो कच्चा आम है वो खाने में उतना अच्छा ना लगे, बट देन आप उसका अगर अचार बना लें तो कितना अच्छा लगता है। गार्लिक लोग ऐसे नहीं खा सकते, लेकिन गार्लिक का अचार कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके टेस्ट को एनहांस कर रहा है। अब बात करते हैं स्कोप की। देखो इंडिया में स्कोप है कितना, बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं बताता हूँ कि लगभग इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग जो है 8% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, और मैन्युफैक्चरिंग में फूड प्रोसेसिंग भी आता है। और हमने जो है उसको बढ़ावा, इस सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 100% एफडीआई अलाउ कर रखी है वाया ऑटोमेटिक रूल। भाई आप आए, अपना प्लांट लगाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम जो है नंबर 1 है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, घी, जिंजर, बनानास, गुआवास, पपायास एंड मैंगोस। बट देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक और दिक्कत है कि हमारा जो प्रोडक्शन बेस है वो बहुत बड़ा है, बट देन हमारा जो प्रोसेसिंग है वो बड़ी कम है। हम जितना हमारा प्रोडक्शन बेस है उसका सिर्फ 2% प्रोसेस करते हैं, उसका भी अब रीजन है। हम नंबर 2 है वर्ल्ड में किसके प्रोडक्शन में, राइस के, वीट के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, इसमें नंबर 2 है, बट देन तब भी हम लोग जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मतलब स्कोप है कि भाई देखो नंबर 1 प्रोड्यूसर है कितनी चीज़ों में, नंबर 2 प्रोड्यूसर्स हैं कितनी सारी चीज़ों में, ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन है हमारे पास सीरियल्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, मिल्क का, फिश का, पोल्ट्री का, ठीक है। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड मार्केट है किसका, इंडियन जो फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है हमारा वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट सबसे बड़ा है। तो ये कहाँ स्कोप की कमी है, स्कोप ही स्कोप है, ठीक है। देन स्टेटस देख लेते हैं। तो स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो बेस है वो बहुत बड़ा है, बट देन हम लोग 2% ही उसका प्रोसेसिंग कर पाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 8% ऑफ द मरीन, 35% मिल्क एंड 6% पोल्ट्री आर प्रोसेस्ड। देख रहे हैं कितना परसेंटेज कम है, सिर्फ मिल्क जो है सबसे ज्यादा प्रोसेस हो रहा है डबल फिगर में, बाकी सब सिंगल फिगर्स में, ठीक है। देन इंडियन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। देन मोर देन 75% ऑफ द इंडस्ट्री इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये एक दिक्कत है कि हमारी जो अभी भी जो ये सेक्टर है, देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ना इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम ही है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देखोगे वहां आपको जो है लार्जर शेयर जो मिलेगा वो अनऑर्गेनाइज चीजों का ही मिलेगा, या अनऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा। आईटी सेक्टर को छोड़ के, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया का जहाँ जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। देन इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो प्रीडोमिनेटली रॉ मटेरियल्स का। आज भी हम जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट पे चल रहे हैं कि भैया हम रॉ मटेरियल अब देंगे, बाहर के देश में जाएगा, वो उसे प्रोसेस करेंगे और वापस हमारे देश में बेचेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। देखो हिस्ट्री आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, तो भाई कोशिश हमें करनी चाहिए। देखो हम जो है अमीर जो है ना देश, हम बोलते हैं ना कि हमें वर्ल्ड इकोनॉमी नंबर 1 बनना है, हमें पावरफुल बनना है।
हम आपस में ही सामान बेच के अमीर नहीं बन सकते, हमें जो है ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो हम बाहर बेच सकें। भाई हम अपने ही उगाएं, अपने ही प्रोसेस करें और उसको बाहर बेचें, ठीक है, तब तो कुछ हमारे देश का फायदा होगा। हम आपस में ही बेच रहे हैं तो हम बहुत बड़े नहीं बन सकते आपस में बेच बेच के। हमें भाई देखो, आज आप यूएस के एग्जांपल देखो, यूएस इतना बड़ा पावरफुल देश क्यों है? आप जो आप इस्तेमाल कर रहे हो गूगल, जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल, आज के टाइम में मैं जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लेक्चर को बनाने के लिए, इवन कि एक आईपैड भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सब अमेरिका से आया है या अमेरिकन रिटेलियर से आया है या अमेरिकन कंपनीज से आया है। तो दैट इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी वी आर हैविंग ऑन द यूएस कंपनीज। यूएस इज सेलिंग इट्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू अस। हाउ कैन वी बीट यूएस? The only way is to improve or generate services and products in our country and sell it to them. Then only we can become number one. ठीक है, अब पोटेंशियल देख लेते हैं। भाई पोटेंशियल तो है ही, मैंने आपको बता ही दिया था, सारा पोटेंशियल है। डिमांड की बात करें, डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, 1 बिलियन। भाई आज लगभग 140-145 करोड़ लोग हैं, उन्हें खाने के लिए चाहिए, खाने के बिना तो कुछ भी काम नहीं होता। देन रेजिलियंस है, रेजिलियंस मतलब कि ये एक सेक्टर है कि कभी भाई कोविड आया, लोग घर में बंद हो गए, सारे सेक्टर्स बंद हो गए, बट देन फूड का सेक्टर कहाँ बंद हो रहा था? एसेंशियल कमोडिटीज में डालना पड़ा फूड को, कि भाई खाना तो लोगों को चाहिए ही चाहिए, लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया अंदर ही। तो मतलब एक रेजिलियंस है कि कुछ भी हो जाए इकोनॉमी में, आपका रिसेशन आया, कोविड आए, बट देन ये सेक्टर जो है चलता रहेगा। वैल्यू चेन एडिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस का इंप्रूव हो रहा है। ये सब देखो, ये सब जो बाकी हैं ये भी इंप्रूव हो रहे हैं। रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, ठीक है। डेवलपमेंट का स्कोप भी स्कोप है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी इसका अपना स्कोप है, और इन्वेस्टमेंट जो है आ रही है, जैसे हमने 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अप्रूव कर रखा है, ठीक है। अब बात करें इंडियन स्ट्रेंथ इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है? सबसे हमारी स्ट्रेंथ है कि देयर इज अ राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारी स्ट्रेंथ है, बट इसका जो फ्लिप साइड है वो हमारी नेगेटिविटी भी है कि कहीं कहीं प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी सीजनैलिटी है, वो सिर्फ सीजन में अवेलेबल होते हैं। तो अगर जब वो अगर मान लिया मैंने कोई एक्स कमोडिटी है, उससे प्रोसेस वो मेरे को एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलेगी, मैंने एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा ली उस पर बेच, तो वो तो एक पर्टिकुलर सीजन में चलेगी, बाकी साल मैं क्या करूंगा? तो ये इसका फ्लिप साइड भी है। देन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उससे क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। हमारी जो वर्क फोर्स है, वी हैव कंपेरेटिवली चीपर वर्क फोर्स, एंड देयर इज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। बट देन इसका फ्लिप साइड क्या है कि इतनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है प्रोसेस्ड फूड को लेके। आज भी इंडियंस जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली फ्रेश फूड खाते हैं। हम ऐसा नहीं, हमारे घर में रोज दाल चावल सब्जी रोज बनती है, हमारा ऐसा नहीं कि रोटी फ्रोजन रोटी लिया है उसे सेक लिया, दाल हमने हफ्ते भर के लिए बना के रख ली, सब्जी हमने 4 दिन की बना के रख ली। ऐसा हमारी इकोनॉमी या हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग जो है मैक्सिमम घरों में 3 वक्त का खाना आज भी बनता है। देन वास्ट नेटवर्क है हमारा, और डोमेस्टिक मार्केट तो हमारा बहुत बड़ा ही है, जब 140 करोड़ लोग हैं तो पोटेंशियल है, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी स्ट्रेंथ भी है। तो फिर अब स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे। तो हमने इनिशिएटिव्स लाए, बिल्कुल लाए। सबसे पहले तो हमने जो है फूड प्रोसेस फूड आइटम्स को जो है लाइसेंस राज से बाहर निकाला, परव्यू ऑफ लाइसेंसिंग से बाहर निकाला, ठीक है। देन जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी उसको हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया था 1999 में। ऑटोमेटिक अप्रूवल है आपका फॉरेन एफडीआई का 100% का ऑटोमेटिक अप्रूवल से। देन अगर आप कोई मशीन लेते हो या कोई रॉ मटेरियल लेते हो और इसलिए बाहर से इसलिए मंगाते हो कि भाई आप जो है उसको रॉ मटेरियल मशीन मंगाई, आपने एक प्रोसेसिंग बनाई और वो सारा का सारा आप जो है एक्सपोर्ट कर दोगे, तो आपको भैया पूरी की पूरी 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी आप पे, ठीक है। देन एफडीआई नॉर्म्स रिलैक्स कर दी गई हैं। देन हमारे पास एक इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट रिसर्च है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम जो है बढ़िया सा फर्टिलाइजर बनाएंगे, हम ऐसे फर्टिलाइजर बनाएंगे जो सॉइल के लिए अच्छे हों, जो अफोर्डेबल रेट्स में हो, जिससे कि फूड सिक्योरिटी अचीव की जा सके। तो ये थोड़े से पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे। देन एफएसए, आप फूड प्रोसेसिंग की बात करें और एफएसएसएआई की बात नहीं करें तो सही नहीं होगा। तो एफएसएसएआई स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भाई इसका काम क्या है? इसके पास ये एक एक्ट से बनाई गई थी और इसका काम है कि ये एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन है 2011 का। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन एंड रेजिड्यू रेगुलेशन है 2011 का, उसकी देखरेख करना। और इसका बेसिकली काम क्या है कि भाई जो भी प्रोसेसिंग हो रही है या जो भी खाना आप खा रहे हैं बाहर, आपके घर के बाहर, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी देखना और वो सेफ होना चाहिए, उसकी सेफ्टी देखना।
ये दो प्रेरोगेटिव हैं FSSAI के। अब FSSAI ने अपने कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे हार्ट अटैक रिवाइंड में क्या बोला कि देखो ट्रांस फैट से क्या होता है, इट्स बैड फॉर योर हार्ट। तो उन्होंने क्या बोला 2022 तक हमें ये ट्रांस फैट हटाने हैं ऑयल से या कहीं से भी। देन फसाई सिफ्ट से, तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने आपस में मिले, एक फोरम बनाया, बोला कि नहीं हम जो है फूड सेफ्टी के लिए काम करेंगे। दैट ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसमें जो है सही खाना, आपको जो सेफ है आपका लिए खाना, हेल्दी है, सस्टेनेबल फूड हैबिट्स हैं, उसको प्रमोट करेंगे। देन ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, ये एक रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा सेफ एंड होलसम फूड प्रोवाइड करता है। देन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालते हैं, किसमें इसको स्टेट्स को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। तो ये इसके अपने इनिशिएटिव्स हैं। तो ऐसे आप कभी 2-4 चीज़ें याद, हार्ट अटैक रिवाइंड तो याद रह ही जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं भारत सरकार के, देखो, और ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स यही हैं, तो ये सबसे पहले लिखना है आपको। एक तो मेगा फूड पार्क्स। भाई मेगा फूड पार्क्स मैंने आपको पीछे समझा दिया था कि मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क होता है बेसिकली जहाँ पे सब आके प्रोसेसिंग वगैरह, आपकी कोल्ड स्टोरेज होती है, आप प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर सकते हो। तो आज के टाइम पे लगभग भारत सरकार ने जो है 5 मेगा फूड पार्क तो सेक्शन कर दिए हैं, लेकिन हमें इसको नंबर को पहुंचाना है 42। और वो कौन कौन से स्टेट्स में, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर इसके लिए एक पर्टिकुलर, ये एक स्कीम क्या बोल लो, ये पूरी योजना है क्या, ये बहुत बड़ी स्कीम है, इसके अंदर भी सब स्कीम्स हैं। उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना, ठीक है भाई। PM किसान संपदा योजना में हमें क्या करना है, मेगा फूड पार्क्स बनाने हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनानी है, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, देन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाने हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को क्रिएट करना है, फूड सेफ्टी पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है, फूड सेफ्टी पे ध्यान देना है, क्वालिटी एश्योरेंस QA जिसको बोलते हैं, है ना, QA चेक करना है, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, ठीक है। फिर एक हमारे पास स्कीम आई थी भैया, अब ये जो दोनों हैं, ये 2018-19 के बजट में दी गई थी। 2018-19 के बजट में ये हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है। उसने क्या बोला कि ठीक है यार, हम जो है आपकी हेल्प करेंगे और इसको जो है क्लस्टर बेस्ड डेवलप करेंगे, क्योंकि अकेले आदमी के बस का काम नहीं है फूड प्रोसेसिंग, इसमें आपको क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ही चाहिए। आपको हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उस 2018-19 के बजट में उन्होंने एक टॉप स्कीम निकाल दी। टॉप स्कीम स्टैंड्स फॉर टोमेटो, अनियन, पोटैटो। उसके लिए उन्होंने 500 करोड़ दे दिया। अभी ये बड़ी चर्चा में रहती है स्कीम, क्योंकि थोड़ी सी फेल हो रही है अब, ठीक है। इसमें क्या बोला कि आप हम जो है FPO दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करेंगे, एग्रो लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेंगे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव करेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करेंगे उसका, ठीक है। देन हमने एक सेट वो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है। किसके लिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फिशरीज भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करता है। अब देख लेते हैं फसाई एक्ट को जल्दी से। तो फसाई एक्ट क्या बोलता है कि भैया, फसाई एक्ट मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का क्या बोलता है। एक तो भैया आपकी अथॉरिटी बनेगी, उसका नाम होगा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपकी स्टेट्स फूड सेफ्टी अथॉरिटी होंगी इन ईच स्टेट्स। हाईलाइट्स देख लेते हैं 2011 में इसकी रेगुलेशंस की। तो किसकी चीज़ों को कवर करता है, लाइसेंसिंग को, रजिस्ट्रेशन को, पैकेजिंग को, लेबलिंग को। भाई वो जो आप देखते हैं ना कि लेबलिंग में ऐसे पीछे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स में मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, पता नहीं क्या क्या रहता है, ठीक है। देन तो ये सब जो है लेबलिंग, आपको जो है न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, और वो न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन सही है वो कौन देखता है, ये फसाई देखता है, ठीक है। देन फूड स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट्स, फूड एडिटिव रेगुलेशन, इन सब की देखरेख करना। ऑल्सो इट प्रोहिबिट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स ऑन द सेल्स और अप्रूवल फॉर नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स जो कि हार्म करते हैं। तो देखना कि भैया ऐसा जो ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स या उन चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है उस खाना बनाने में। देन इट प्रोवाइड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड एंड रेगुलेट्स फूड एडवर्टाइजमेंट। भाई ऐसा ना हो कि कुछ खराबी प्रमोट हो रहा है, कोई आ रहा है पता लग रहा, जैसे देखो दारू का ऐड देखा आपने, मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 सोडा के नाम से होता है, कभी मैकडॉनल्ड्स विस्की या उसके नाम से क्यों नहीं होता, क्योंकि उस पर बैन है, ठीक है। उस पर ऐसे आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो वो कौन देखता है, फसाई ही देखता है। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो हो रहा है, हमें जो है हमारे पास हमने स्कीम बनाई हुई है कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
अबेटर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। देखो अबेटर्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती है, जैसे स्लॉटर हाउसेज जहाँ पे बुचरिंग होती है एनिमल्स की, उसको अबेटर्स करते हैं। उसको बड़ी हाइजीनिक रखना होता है, तभी हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर पाएंगे। देन मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं कि सबको जो है इंडिया में बनाए हम फूड प्रोसेसिंग, और सिर्फ एक्सपोर्ट करें। देन लॉस ऑफ फूड ग्रेन बचेगा हमारा। फिर हमारे पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया हुआ है। ये कहाँ है? कुंडली। कुंडली कहाँ है आपका? हरियाणा में। वहाँ पे तो बेसिकली एग्रीकल्चर की फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए फूड टेक्नोलॉजी को, ये पर्टिकुलर कोर्सेज आ गए हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा। देन मेगा फूड पार्क स्कीम में क्या है? मेगा फूड पार्क आपको मैंने समझा ही दिया है, जहाँ पे फार्मर्स, प्रोसेसर, रिटेलर्स एक साथ आते हैं, क्लस्टर अप्रोच में बनते हैं। ये यहाँ पे क्या क्या होता है आपका? कलेक्शन सेंटर होते हैं, देन प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, सीपीसी होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, कोल्ड चेन्स होती हैं, कुछ कुछ प्लॉट्स जो है खाली रखे जाते हैं ताकि आप जो है अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकें, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की? एक तो पहले देख लेते हैं फार्म लेवल, कि जब हम फार्म पे ही खड़े हैं, अभी तो निकला भी नहीं है सामान, क्या दिक्कत है वहाँ पे? एक हमारी यील्ड पुअर है, कम यील्ड है। देन हमारे पास रॉ मटेरियल की थोड़ी कमी रहती है, इनपुट्स की उतनी क्वालिटी नहीं है हमारे पास, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स खराब है। वेदर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहा है अब क्लाइमेट चेंज की वजह से। स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अभी भी हम जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। अब आप चलो आपका सामान जैसे जैसे निकल भी गया, आप आगे डिस्ट्रीब्यूटर पर। डिस्ट्रीब्यूटर की क्या प्रॉब्लम है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत महंगी है, दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल जो है बढ़ता जा रहा है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, बड़ी कम है, ठीक है। अभी मैंने आपको जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया था ना, उसमें खैर लोगों ने जो है इल्ज़ाम भी लगाया कि ये सरकार की एक कूटनीति है कि कोल्ड स्टोरेज को प्रमोट किया जाए या उनको बेनिफिट पहुंचाया जाए। वो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो अलग बात है, बट देन कोल्ड स्टोरेज की कमी तो है देखो इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन जो क्वालिटी एंड क्वालिटी है फार्म प्रोड्यूस की, उसको सॉर्टिंग आउट करना, ये सब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है? एक तो फिनेंस नहीं है, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं है, बड़ी दिक्कत आती है पैसा लेने में। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हैं आज भी, ये सब चीज़ों पे वर्क चल रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, आपको शाहरुख खान को लेके आना पड़ता है एक पेप्सी बेचने के लिए, ठीक है। देन आपका लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट है। उसके बाद कंज्यूमर्स में डिसकंटेंट है, क्यों? उनको लगता है यार हमें, क्योंकि एज अ इंडियंस हमें चाहिए कम से कम दाम में सबसे बढ़िया चीज़, तो हमें क्या लगता है कि यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है, रोज़ तो इसका प्राइस चेंज होता है, और हम सीजनल प्रोडक्ट है तो हम इसे कैसे खाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबिलिटी, कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ही महंगी हैं भाई। आज के टाइम पे आप किसान का जैम लेने चले जाओ या केचप लेने चले जाओ, 100-150 रुपये से कम तो कुछ आता ही नहीं है, छोटा सा पैकेट आता है 5-7 रुपये का। तो ये सब प्रॉब्लम है। देखो आज भी हम जो है एक डेवलपिंग नेशंस हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो देर इज़ अ डीप गॉड्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, देन उसको हम इम्प्रूव करेंगे। रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन इंडिया, क्या रीजन है? देखो मैंने आपको बताया जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी लो इनकम है, पैकेजिंग की कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि पॉलीथीन का बैन हो रहा है, तो पॉलीथीन बड़ी सस्ती पड़ती थी, बट देन अब आपको नई नई चीज़ें, नए नए पैकेजिंग मटेरियल्स लाने पड़ रहे हैं। इंडिया जो है ट्रेडिशनली फ्रेश फूड्स प्रेफर करता है, हमारे पास कोई फूड हैबिट्स का कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं है कि पूरा इंडिया एक ही चीज़ खाता हो। हम आम जो है हर स्टेट का अपना फूड हैबिट है, हर स्टेट में भी हर डिस्ट्रिक्ट का, हर रीजन का अपना फूड हैबिट है, लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, ठीक है। अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, कोई कोई चावल ज़्यादा खाता है, कोई रोटी बहुत ज़्यादा खाता है, ये कोई दोनों ही नहीं खाता। कहीं नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कहीं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाया जाता, तो देर इज़ नो नेशनल कैरेक्टर फॉर दी फूड हैबिट्स, ठीक है। देन हमारी जो ट्रांसपोर्ट है रोड एंड रेलवेज का, वो रोबस्ट नहीं है। जैसे अब हम जाके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि हम जल्दी सामान पहुंचा सके। कम्युनिकेशन लाइंस पुअर हैं, कोल्ड चेन्स अच्छी नहीं है हमारे पास। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर जो है सस्टेन नहीं कर पाता ज़्यादा दिन क्योंकि मॉडर्नाइजेशन कम है। देन सुपर मार्केट कल्चर जो है अभी भी इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से एक अच्छा दाम मिल पाना किसान को या फूड प्रोसेसर को मुश्किल हो जाता है। चैलेंजेस की बात करें इंडिया में फूड प्रोसेसिंग की, तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है। जब ये एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है तो क्वालिटी ऑफ दी फूड प्रोडक्ट इज़ लो, एंड इस फर्टिलाइजर की यूज़ की वजह से जो हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, जब हमारा जो सामान है बाहर जाता है तो वो वहाँ के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर पाता, और कई बार बहुत बार वापस आता है। ये हुआ था हमारा अल्फांसो मैंगो के साथ भी हुआ था।
यूरोप से वापस आए थे अल्फेंसो मैंगो। देन केयर शुड बी टेकन ऑफ प्रोसेस फूड। भाई प्रोसेस फूड की बहुत केयरिंग करनी पड़ती है, उसे डीप फ्रीजर, चिलर्स, कोल्ड स्टोरेज ये सब चीज़ें होती है, तो हाई एंड चीज़ें हैं, मतलब महंगा हिसाब किताब है फूड प्रोसेसिंग का, ठीक है, कोई सस्ता हिसाब किताब नहीं है। देन वैल्यू ऐड हम उतनी नहीं कर पा रहे हैं। देन लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी एंड सेफ्टी, ज़्यादा बस नहीं हमारा, और कंज्यूमर अवेयरनेस तो बहुत कम है हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग को लेके। सजेशंस क्या हैं, क्या कर सकते हो आप? स्टोरेज कैपेसिटीज़ को अच्छा करें, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को अच्छा बनाएं। जो आप देखो, जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, उन्हें आप एम्पावर करिए, स्ट्रेंथन करिए, कस्टमर्स को अवेयर करिए, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप फिट या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फूड लेके आएंगे ना जब प्रोसेसिंग के थ्रू, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा चलेगा, वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, ठीक है। देन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करिए, जो स्किल सेट है उसको आप दीजिए लोगों को, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लाइए, कनेक्टिविटी को बढ़ाइए, जो स्लॉटर एनिमल रूल्स हैं उसको या स्लॉटर हाउसेज उनको इम्प्रूव करिए, पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी लेके आइए स्लॉटर हाउसेज के लिए, ताकि क्लीन रहें, हाइजीनिक कंडीशन रहे वहाँ। देन डाइवर्सिफिकेशन करिए आपके क्रॉप्स में, ठीक है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाइए जो कि कोऑर्डिनेट करेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। डोमेस्टिक स्टार्टअप्स को प्रमोट करिए, एग्री स्टार्टअप्स, ठीक है, एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे अब नई नई चीज़ें आ रही है, आपका हाइड्रोपोनिक्स, कितने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, एक्वापोनिक्स। मैं देख रहा था अभी, कहीं पढ़ रहा था मैं, एक बंदा है, उसने अपने घर की 3 मंजिले का उसका घर था, वो 75 लाख रुपीज़ कमाता है उस घर से, सिर्फ कुछ कुछ उगा के अपनी बालकनीज में, अपनी छत पे, ठीक है। देन ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, एंड ट्रेनिंग सूटेड टू दी डिमांड्स ऑफ द मार्केट, सूटेड टू दी डिमांड्स ऑफ मार्केट। ऐसा नहीं कुछ भी ट्रेनिंग दे रहे हो आप, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है ना कि मार्केट में कुछ और डिमांड होती है और हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, इसलिए हम जो है मैक्सिमम टाइम बेरोजगार घूमते रहते हैं, बड़ी समस्या है। देन न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी अपडेटेड, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए ताकि कॉस्ट कमाए आपकी। फिर जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आपकी सप्लाई साइड पे आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करिए, क्लस्टर अप्रोच पे काम करिए, कम्युनिटी क्लस्टर्स बनाइए, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे ध्यान दीजिए, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, लोन्स वगैरह आसानी से मिल सके और आदमी जो है आराम से पैसा लेके काम कर सके और उसे टाइमली चुका दे। देन रेगुलेटरी जो आपका स्ट्रक्चर है ज़्यादा उसको स्ट्रीमलाइन करिए, इन लाइन विद द डिमांड ऑफ द मार्केट। ऐसा ना हो कि इट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर नॉट एज अ इनिबिटर, उसको जो है सपोर्टिव रोल में काम करना है, ऐसा नहीं कि वो रोक रहा है चीज़ों को। देन आपके हमें थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा और ह्यूमन रिसोर्स तो हमें अपना डेवलप करना ही करना है। तो ये सब थी बात फूड प्रोसेसिंग की। दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर। इफ यू वांट नोट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। You can also download the notes from the Telegram channel as well as the site, link of which has been given in the comment box. Oh, sorry, description box. मैं हमेशा confuse हो जाता हूँ. Sorry for that. And that's all for today. Thank you very much for watching. I wish you a very happy day. Keep smiling, keep healthy, and we shall see you tomorrow. Bye bye.